हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हमारी राजस्थान सीईटी जो 2024 है और आपके महिला सुपरवाइजर 2024, इन दोनों वैकेंसियों के आज से हमें मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि आज हमारा फर्स्ट है वो मॉडल पेपर है रहने वाला, वो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है। टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा और गेनीमिड। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए डी। अब हमें सिर्फ है ये नहीं देखना कि इसका राइट आंसर क्या है, इसके इर्द गिर्द और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमें देखने हैं। वो क्या देखना है कि जो सौरमंडल है उसका सबसे बड़ा या प्रधान पूछ ले वो कौन होता है, सूर्य होता है। कौन होता है, सूर्य होता है। अब हम बात करते हैं कि सौरमंडल में ग्रह कितने हैं। सौरमंडल में ग्रह की बात करें तो 8 ग्रह, हमें 8 ग्रहों का पता होना चाहिए। सूर्य के सापेक्ष अगर हम देखें कि सूर्य के सबसे नजदीक के, अब से कई बार पूछ लिया जाता है नहीं, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सबसे दूर ग्रह कौन सा है, उस हिसाब से हम बढ़ता हुआ क्रम देखते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक की बात करें तो सबसे नजदीक है वो बुध ग्रह। कौन सा ग्रह, बुध ग्रह। उसके बाद आता है आपका शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। उसके बाद पृथ्वी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां बहन भी बोला जाता है। पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह जो कि सूर्य के नजदीक है। फिर आता है बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति के बाद कौन सा आता है, शनि ग्रह। और शनि के बाद में आता है आपका अरुण ग्रह। और फिर आता है वरुण ग्रह, फिर आता है वरुण ग्रह। तो ये क्या है, आपके सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम है, यानी सबसे कम दूरी बुध की, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके साथ आपसे क्या पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है, जैसे बुध ग्रह के बारे में पूछ ले, बुध ग्रह के बारे में पूछ ले तो एक तो ये बताना है कि आपको सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। इसके बाद सूर्य से सबसे नजदीक, सूर्य से सबसे नजदीक, सबसे नजदीक। इसके बाद आपका इससे एक और इंपॉर्टेंट बनता है, वो ये बनता है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध का कोई भी उपग्रह वो नहीं है, शुक्र का भी कोई भी उपग्रह वो नहीं है। तो ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। तो बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र से रिलेटेड कोई और चीजें आपसे पूछे तो वो आप क्या बता सकते हो, वो आप बता सकते हो कि शुक्र है वो सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह है। इसको क्या बोलते हैं, इसको भोर का तारा भी बोलते हैं, भोर का तारा भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है और आपको इनका क्रम है वो जरूर ध्यान रखना है कि सबसे नजदीक ग्रह सूर्य के कौन सा है, बुध है, और सबसे दूर कौन सा है, वरुण है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वो कौन थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो आपके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, प्रारूप समिति के पूछे हैं तो ऑप्शन है बी, डॉक्टर बी आर ए अम्बेडकर। अब हम थोड़ा सा प्रारूप समिति के बारे में देख लेते हैं। प्रारूप समिति की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किसका गठन है, वो कब हुआ। तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, सबसे पहले। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपसे पूछे जाते हैं कि इसमें सदस्य कितने थे, इसमें सदस्य कितने थे। तो इसमें 7 सदस्य थे। इससे अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो अभी हमने इस क्वेश्चन में पूछा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर बी आर ए अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं।
अब अगर हमने बात कर ही ली थी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आ गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनको क्या बोला जाता है? उनको लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। अगर हमसे कई बार ये पूछ लिया जाता है महान हस्तियों के बारे में कि किसको कब है वो भारत रत्न मिला था, किसको कब भारत रत्न मिला था, तो आप याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनको 1991 में मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनको कब मिला था? इनको मिला था 1962 में भारत रत्न। भारत रत्न इनको कब मिला था? 1962 में मिला था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि मैं यहां नोट डाउन कर देती हूं कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखना वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें कि इनको भारत रत्न कब मिला था, तो उनको 1990 में मिला था। तो ये याद रखना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को 91 में मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 1990 में मिला था। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी। इस प्रकार सारे के सारे क्वेश्चन हमें इससे अच्छे से करने हैं ताकि इसके इर्द गिर्द बनने वाले क्वेश्चन है वो भी सारे हमारे कवर हो जाए। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग, अगर नागरिकता की बात करूं तो संविधान का भाग कौन सा आता है? 2 आता है। इसमें अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11, 5 से 11 अनुच्छेद है, अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? वो नागरिकता से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डी हो जाएगा कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग है वो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। अब आपसे ब्रिटेन से नागरिकता का पूछ लिया तो और भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो एकल नागरिकता है वो अभी हमने बात की कि एकल नागरिकता है वो किससे ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? प्रधानमंत्री का पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद है वो क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था वो भी कहां से ली गई है? वो भी हमारी ब्रिटेन से ली गई है। एक सेकंड, शासन व्यवस्था वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अब और हम बात करें भारतीय संविधान के बारे में, किसके बारे में? भारतीय संविधान के बारे में थोड़ी सी बातें हम और कर लेते हैं कि इससे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमसे पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण कब हुआ। निर्माण की बात पूछ ले तो 26 नवंबर 1949 को हुआ। लागू कब हुआ ये पूछा जाएगा आपको, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भाग कितने हैं? भाग 22 है। अनुसूची कितनी है? अनुसूचियां कितनी है? पहले कितनी थी संविधान लागू हुआ उस टाइम? 8 थी। और वर्तमान में कितनी है? 12 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 395। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। हमारा जो भारत का संविधान है, हमारा भारत का संविधान है वो अंशत लचीला, अंशत लचीला और अंशत क्या है? अंशत क्या है? ये कठोर भी है। अंशत क्या है? कठोर भी है। तो आप क्या लिख सकते हो? अंशत, आंशिक रूप से अंशत लचीला और अंशत क्या है? कठोर भी है। और क्या पूछा जा सकता है? इसे क्या बोलता है? संशोधन का गुण भी है, क्योंकि हमारे इस संविधान में अगर जरूरत होती है तो संशोधन भी किया जाता है, तो संशोधन का गुण भी है। साथ में क्या है? संघात्मक है। साथ में क्या है? संघात्मक है। तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए डी हो जाएगा। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इससे हमने जो राष्ट्रपति का महाभियोग होता है, महाभियोग, तो वो भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगर मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार कहां से लिए गई है? ये भी हमारे यूएस से यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राजतरंगिणी किसने लिखी थी? राजतरंगिणी है
वो किसने लिखी थी। जो राजतरंगिणी है इसमें क्या है, इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास है, कश्मीरी इतिहास के बारे में ये पुस्तक है वो बताती है। तो इसको किसने लिखा था, मेगस्थनीज ने, कल्लण ने, अलबरूनी ने, अलबरूनी बोलते हैं ना उसने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी, कल्लण ने लिखी थी। अब अगर हम बात करें मेगस्थनीज की बात करें तो इन्होंने क्या लिखी थी, इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। इंडिका पुस्तक है वो किसने लिखी थी, मेगस्थनीज ने लिखी थी। अगर अलबरूनी की किसी किताब की बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, वो है किताब किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। तो इन तीनों को याद रखना है। राजतरंगिणी है जो कश्मीरी इतिहास उसमें लिखा गया वो कल्लण के द्वारा लिखी गई है। इंडिका मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। किताब उल हिंद है वो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। ये जो मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर करवा रही हूं ये आपको पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर करवाएगा, साथ में ही इसमें आपकी प्रैक्टिस तो होगी होगी और सिलेबस भी रिवीजन होगा। आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे एग्जाम में, वो भी आपका प्रैक्टिस बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए, विटामिन ए सही सुमेलित, इसमें जो आगे वाला पार्ट है इसमें मिस हो गया वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसमें ये पूछा है कि यहाँ पर तो विटामिन के नाम दे दिए और इस साइड क्या दे दिया गया है, इस साइड इनके जो खोज करता है उनके नाम, मैकुलन। ठीक है, इसके सामने भी क्या है, मैकुलन। विटामिन सी की अल्बर्ट अल्बर्ट संजेट, अल्बर्ट संजेट ग्योर्गी, संजेट ग्योर्गी। और विटामिन डी के सामने दिया गया है पोल मुलर, पोले मुलर। तो अब आप बता सकते हो कि इनकी जो खोज करता है वो क्या इनके सही है। तो विटामिन ए की मैकुलन बिल्कुल सही है, विटामिन बी की मैकुलन बिल्कुल सही है, विटामिन सी की अल्बर्ट संजेट ग्योर्गी ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका गलत दिया हुआ है वो दिया गया ऑप्शन है डी। विटामिन डी की खोज है वो पोल मुलर ने नहीं की थी, विटामिन डी की खोज है वो किसने की थी, होपकिंस ने की थी, होपकिंस ने की थी। तो ये आप ध्यान रखना, विटामिनों से आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि विटामिन, किस विटामिन की खोज किसने की थी। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है वो आपसे पूछा जाता है। इनकी कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं वो आपसे पूछा जाता है, और किसकी कमी से ये रोग है होते हैं वो भी आपसे पूछा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब अगर पोल मुलर की बात आएगी है तो इन्होंने किस चीज की खोज की थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो डी डी टी है उसकी खोज, डीडीटी की खोज है वो पोल मुलर ने की थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज है वो किसने की थी, विलियम हार्वे, लुई पास्टर, अलेक्जेंडर और पोल एलर्जी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग, उन्होंने क्या किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए सी आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें विलियम हार्वे की, तो विलियम हार्वे है उन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज की थी। लुई पास्टर की बात करें तो इन्होंने रेबीज का टिक्का बनाया था, रेबीज टिक्का है वो बनाया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़े, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है, राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहां से कहां तक है वो संचालित होगा, आमेर महल से नाहरगढ़ और जयपुर जयगढ़ किले तक, खोले के हनुमान मंदिर जयपुर में, नीमच माता रोपवे उदयपुर में और काजल शिखर माता जो कि जैन माता का मंदिर है उसमें। सबसे लंबा जो रोपवे है कहां संचालित होगा, इस चीज को आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आमेर महल से नाहरगढ़ और जयगढ़ किले तक है वो राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे बनेगा। लंबे रोपवे की बात करें तो इसकी मैं पूरा डिटेल से ही आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट बनता है। आपको
चाहे वो राजस्थान करंट अफेयर हो, चाहे वो इंडिया करंट अफेयर हो, दोनों के दोनों जो करंट अफेयर है वो यहीं पर मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर में कवर करवा दूंगी। साथ साथ में है वो मैं आपको टेलीग्राम हमारा जो चैनल है लर्न विद प्रीत चौधरी, जिसका लिंक इसी क्लास में दिया गया है, उसमें भी मैं आपको क्विज डालती रहती हूँ जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट रहती है, जीके से संबंधित, जीएस से संबंधित और आपके करंट अफेयर से। तो आप उसको ज्वाइन कर लेना और वो क्विज भी जरूर देना ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छे से होती रहे। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो आमेर महल से नाहरगढ़ फिर जयगढ़ किले तक है जो रोपवे है वो राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे बनेगा। ठीक है, और ये कहाँ होगा फिर? जयपुर में होगा, जयपुर में होगा। इसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये जो रोपवे है, जो ये पर्यटक है, इनके लिए इनको जोड़ा गया है आमेर महल को नाहरगढ़ और जयगढ़ से। इसकी कुल लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, तो वो कितनी है? 6.5 किलोमीटर है, 6.5 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें ये पूछे जा सकते हैं कि जो रोपवे है, रोपवे है इसमें कितने स्टेशन बनेंगे? तो इसके 4 रोपवे स्टेशन बनेंगे, 4 रोपवे स्टेशन बनेंगे, 4 रोपवे स्टेशन बनेंगे। वो कौन कौन से होंगे? एक तो किला हो गया, ठीक है, एक जो ये जो नाहरगढ़ किला है ना, वो नाहरगढ़ किला हो गया, क्योंकि इसमें 2 किले आते हैं, नाहरगढ़ और जयगढ़। एक जयगढ़ किला हो गया, 2 स्टेशन तो ये हो गए। ठीक है, उसके बाद जो माधो सिंह की ठान है, माधो सिंह, माधो सिंह की ठान वहां पर बनेगा। और एक जो आपके ये रोपवे का स्टेशन रहेगा वो कौन सा रहेगा? आपकी मावठा झील रहेगी, मावठा झील रहेगी। तो ये 4 है वो स्टेशन रहेंगे। अब जब हमने बात कर ली किसकी? आपके राजस्थान के सबसे लंबे रोपवे की, जो कि जयपुर में रहेगा, आमेर महल होगा, फिर नाहरगढ़ होगा, फिर जयगढ़, जो जयगढ़ किला होगा, इनको जोड़ेंगे। पर्यटक स्थल के रूप में इनको जोड़ने के लिए रोपवे बनाया गया है। सबसे लंबा रोपवे यानी 6.5 किलोमीटर लंबा रोपवे बनेगा। और इस रोपवे में 4 रेलवे स्टेशन होंगे, सॉरी रोपवे स्टेशन होंगे, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। साथ में हमारे राजस्थान में कुल कितने रोपवे हैं? वो है 7 रोपवे। कितने हैं रोपवे? 7 रोपवे। इनको मैं एक बार आपको और बता देती हूँ। जो 7 रोपवे हैं उनको अगर डिटेल से हम देखें, तो सबसे पहला जो रोपवे आता है वो आता है सुंदा माता का रोपवे। सुंदा माता मंदिर है, कहां पर है? जालोर में है। इसकी आपसे लंबाई पूछी जा सकती है, तो कितनी है? 800 मीटर है। कब से संचालित है? 2006 से संचालित है। फिर दूसरे रोपवे की बात करें तो मनसा पूर्णा करणी माता का मंदिर, मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर देशनोक वाले की बात नहीं है, ये है उदयपुर के रोपवे की बात, उदयपुर के मंदिर की बात। और इसकी अगर लंबाई पूछे तो इसकी लंबाई है 387 मीटर, 387 मीटर। अगर हम बात करें तीसरे मंदिर की, तो तीसरा जो मंदिर है वो है सावित्री माता मंदिर, सावित्री माता मंदिर, जो कि कहां पर है? पुष्कर अजमेर में है, पुष्कर में पड़ता है। और इसकी लंबाई है वो है 700 मीटर की। और इसमें बात करें तो इसमें क्या है? 6 इसमें वो दिए हुए हैं। अगर हम बात करें चौथे रोपवे की कि चौथा रोपवा कौन सा है, चौथे रोपवे की बात करें तो ये सामोद हनुमान जी का मंदिर है, सामोद वीर हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर जो कि कहां पर है? आप सभी को पता है कि ये मंदिर कहां पर है? जयपुर। और जयपुर में भी कहां? चौमू जयपुर में है, चौमू जयपुर में। और इसकी अगर आपसे लंबाई पूछ ले कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 400 मीटर। पांचवें रोपवे की बात करें तो पांचवा जो मंदिर है, जो जहां पर रोपवे बना है, वो है खोले के हनुमान जी, खोले के हनुमान जी। और हनुमान मंदिर की बात करें, ये कहां पर है? ये मंदिर भी आपका जयपुर में है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 436 मीटर की है। और अगला जो रोपवे है, छठा रोपवे, वो है नीमच माता रोपवे, नीमच माता रोपवे। नीमच माता रोपवे की बात करें तो ये रोपवे कहां पर है? उदयपुर पर है, उदयपुर में ये मंदिर है। और इसकी लंबाई है 430 मीटर। कितनी है? 430 मीटर। और अगर आगे और बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम अगला, और थोड़ा सा और बता देती हूँ इससे आगे। जो छठे रोपवे की हमने बात की है, छठा रोपवे जो कि कौन सा है? नीमच माता मंदिर, नीमच माता मंदिर कहां पर है? उदयपुर में है, 430
30 मीटर का है। और इसका जो लोकार्पण है वो अभी कब हुआ है, 2024 में हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका कब हुआ है, 22 जनवरी 2024 को। तो ये आपसे करंट के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। और इसका लोकार्पण किया किसने था, गुलाब चंद कटारिया ने। किसने किया था, गुलाब चंद कटारिया ने। कटारिया ने किया था, तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सातवें की बात करें तो सातवां रोपवे है काजल शिखर माता मंदिर। काजल शिखर माता मंदिर। अब ये जो मैंने आपको लिखवाया है तो ये आपको किसी को भी ध्यान नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसका दूसरा नाम बताऊंगी कौन सा, कि जीर्ण माता मंदिर, आप सभी को क्या हो गया, फटाक से याद आ गया कि हाँ इस मंदिर को तो हमें जानते हैं। कहां पर है, ये है सीकर में। और इसका भी लोकार्पण कब हुआ है, अभी आपके हुआ है 10 अप्रैल 2024 को। 10 अप्रैल 2024 को। तो जो 7 रोपवे है वो राजस्थान में अभी संचालित है। और 8वां रोपवे जो अब हमने इस क्वेश्चन में बात की थी, कौन सा बनेगा, आमेर महल से नाहरगढ़ जयगढ़ किले तक बनेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। पूरा का पूरा टॉपिक मैंने यहीं पर कवर करवा दिया कि राजस्थान में 7 रोपवे है, कौन कौन से मंदिर में, कौन सा मंदिर कहां पर है, कितना मीटर इसकी लंबाई है, ये कब से संचालित हो रही है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अगर देखा जाए तो आपके जयपुर में 2 है, सामोदवीर हनुमान मंदिर में चोमू में, और खोले के हनुमान मंदिर जयपुर में। ठीक है। और आपके अगर बात करें तो सावित्री माता पुष्कर में है, उदयपुर में भी आपकी है। उदयपुर में कितने हैं आपके, 2 है, एक तो मनसापूर्णा करणी माता उदयपुर और नीमच माता रोपवे उदयपुर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। 16वीं राजस्थान विधानसभा की 4 समितियों का गठन किया गया है, उनमें से समिति व सभापति संबंधित कौन सा सुमेलित है। यानी यहाँ पे आपको समिति दी गई और यहाँ पे उनके सभापति दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा है वो सही सुमेलित दिया हुआ है। जल लेखा समिति टीकाराम जूली, प्राकलन समिति क और प्राकलन समिति ख 2 होती है। तो क है वो अर्जुन लाल जिनगर और प्राकलन समिति ख है वो श्री चंद कृपलानी। क्या ये तीनों की तीनों बिल्कुल सही दी गई हैं। अगर मैं बात करूं 16वीं विधानसभा राजस्थान विधानसभा, तो इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इसके जो चुनाव है वो हाल ही में हुए, और जो हमारी करंट की अभी जो विधानसभा चल रही है वो कौन सी है, 16वीं है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे 4 समितियों की बात की जाती है। जल लेखा समिति हो गई, प्राकलन समिति क हो गई, प्राकलन समिति ख हो गई, और जो चौथी समिति है वो कौन सी है, आपकी राजकीय उपक्रम समिति आती है। राजकीय उपक्रम समिति आती है। उपक्रम समिति आती है, इसका भी आपको बताना है। तो अगर हम इनकी बात करें तो इनमें सारे सही दिए गए हैं। जो 16वीं विधानसभा है राजस्थान की, उसमें जन लेखा समिति के टीकाराम जूली है, बिल्कुल सही है। प्राकलन समिति क के अर्जुन लाल जिनगर है, ये भी बिल्कुल सही है। प्राकलन समिति ख है उसकी श्री चंद कृपलानी है, ये भी सही है। और अगर राजकीय उपक्रम समिति यानी चौथी समिति की बात करें तो इसकी है कालीचरण सराफ। कालीचरण सराफ। तो चारों की चारों समितियों के मैंने आपको सभापति वो बता दिए, तो आपको चारों की चारों याद रखनी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या चीज दी गई है, इसमें आपको दिया गया है एक साइड तो अकबर द्वारा जो उठाए गए कदम थे वो दिए गए हैं, और एक साइड है वो आपके दिया गया है कि इनका क्रियान्वयन का वर्ष है वो कौन सा था। यानी जो आपको जो अकबर थे उन्होंने जो जो काम किए थे उन्होंने किस वर्ष में है उन काम को किया था, ये आपको इसमें बताना है। सबसे पहले में जो दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन, जजिया कर का उन्मूलन, महजर की घोषणा और दीन ए इलाई की घोषणा। तो इसमें अगर हम बात करें कि इसमें जो आपको गलत ऑप्शन दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, तो वो दिया गया आपको ऑप्शन है फर्स्ट। ऑप्शन है फर्स्ट दिया गया है। बाकी अगर आपकी इनकी बात की जाए कि कौन सा कितना है, तो अगर तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन की बात करें तो ये 1562 में नहीं था, ये 1563 में था, ये आपका गल दिया गया। जजिया कर उन्मूलन की बात करें तो 1564 में बिल्कुल सही है। महजर की घोषणा 1580 में, दीन ए इलाई की घोषणा 1582 में बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ध्यान रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, जो कि सुमेलित नहीं दिया गया। तीर्थ यात्रा कल का उन्मूलन 1563 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए अर्ज विभाग यानी सैन्य विभाग। बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और फिरोज तुगलक ने। तो आपका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन है ए, बलबन ने। और इसका जो कार्यकाल था वो 1265 से 1287 ईस्वी था। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। आगे बढ़े, आपका अगला क्वेश्चन। भारत में पारिस्थितिक के सरोकार एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची को पढ़िए और ध्यान से बताना है कि कौन सा जो कानून है वो किस वर्ष है वो पारित किया गया था, यानी इसका आपको क्या करना है, मिलान करना है। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो आपके क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट किस हिसाब से, क्योंकि जो राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, इंडिया की ज्योग्राफी हो गई और आपके वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो गई, ठीक है। तो इनमें जो टॉपिक है वो इसी प्रकार के दिए गए, जैसे भारत में पारिस्थितिक का हो गया, भारत में पारिस्थितिक का हो गया। और इसमें आपके क्या टॉपिक दिए गए हैं, जैसे आपके मुख्य जो भू भौतिक विभाजन है उसका हो गया, वो टॉपिक आपके भारत से रिलेटेड है। विश्व की बात करें तो उसमें जो प्रमुख भौतिक विशेषताएं हैं, भौतिक विशेषताओं का टॉपिक है आपकी पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मुद्दे दिए गए हैं। उसके साथ साथ आपके वन्य जीव और जंतु दिए गए हैं, वन्य जीव जंतु दिए गए हैं। और आपके क्या दिया गया, जैव विविधता है वो दी गई है। तो आपको इंडिया और वर्ल्ड के ये टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो मैं ज्यादा कोशिश करूंगी कि पहले आपके इंडिया और वर्ल्ड के ये टॉपिक है वो कवर किए जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या बताना है, इनको इनका मिलान करना और नीचे जो सही कूट दिया गया उसको हमें चुनना है। अगर इनमें हम बात करें तो हमें वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जनजातीय और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के यानी वन अधिकारों को मान्यता कब मिली, और वन संरक्षण। ज्यादा का अगर हमें पता नहीं होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक जो हमें पता होता है उसका चयन करते हैं। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो कब आया था, वो 1972 में आया था, ये हमें पता है। सबसे पहले इसी को ढूंढते हैं। तो ए में थर्ड इसी में दिया हुआ है, ए में फोर्थ, ए में फर्स्ट, ए में सेकंड, ये नहीं है। किस्मत अच्छी होती है कि फर्स्ट में ही हमें पता चल जाता है, फर्स्ट में पता चल जाता है। ये क्वेश्चन होते हैं वो एलिमिनेट करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इससे हमें पता चल गया थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा और सेकंड भी नहीं होगा, और हमारा वो ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं जो एक क्वेश्चन कहने। अब हमारे अगर तीनों ही हमें नहीं आते थे तो भी ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ एक आता था। तो ऐसे क्वेश्चन होते ये होते कि एक आए तब भी हो जाते हैं, और कई कई बार है अगर तीन भी आए तब भी हमारे सही नहीं होते हैं। तो चलो देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण 1972 में हो गया। बी में क्या है, फर्स्ट आएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। अगर हम बात करें जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता है वो कब मिली थी, वो मिली थी 2013 में। और वन संरक्षण अधिनियम है वो 1988 का है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। में से किस इमारत में पिटरा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? बुलंद दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, एतमादुल्ला का मकबरा और पंचमहल। कौन सी इमारत में है वो पिटरा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग है वो किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड, ऑप्शन है सी। जो ऑप्शन सी होगा इसमें क्या दिया गया, एतमादुल्ला का मकबरा दिया गया है। और यहाँ पर है वो प्रथम बार है वो क्या, पिटरा ड्यूरा पद्धति का प्रयोग किया गया था। और जो एतमादुल्ला है ये नूरजहां के पिताजी थे, तो नूरजहां के कहने पर है वो ऐसा किया गया था, नूरजहां के कहने पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत में पाईकास्त किन्हें कहा जाता था? उत्तरी भारत में कृषि भूमि के मालिक को, उत्तरी भारत में भूमिहीन किसान को, उत्तरी भारत में सामंतों को, और दक्षिणी भारत में भूमिहीन किसान को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है टू। उत्तरी भारत में जो भूमिहीन किसान थे उनको क्या कहा जाता, पाईकास्त कहा जाता था। कब, मध्यकालीन भारत में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है टू। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन।
जैव विविधता हॉटस्पॉट स्क्यूलेंट कारू है वो कहाँ स्थित है? स्क्यूलेंट कारू। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर, एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में और अफ्रीका में। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। कहां पर है? स्क्यूलेंट कारू जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो अफ्रीका में है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन है वो कब किया गया? सितंबर 2011, अगस्त 2010, मार्च 2011 और फरवरी 2010। पहली वन नीति का अनुमोदन राजस्थान के सरकार द्वारा फरवरी 2010 में किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़े और अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022-23 के लिए संगीत नाटक अकादमी से राजस्थान के कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? दौलत राम उनको थियर्स आर्ट के लिए, बसंत काबरा है वो स्रोत वादन के लिए, गफरुद्दीन खान है बपंग वादन के लिए, मोइनुद्दीन खान है सारंगी वादक के लिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन है ई। उपरोक्त